नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्वदेश खबर। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। आज दो अहम खबरों की चर्चा हम स्वदेश खबर में करने वाले हैं। एक तरफ जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने कप्तानी की कमान संभाली तो ऑस्ट्रेलिया में ऐसी ऐतिहासिक जीत दर्ज की जिसकी चर्चा चारों ओर है, इसको डिकोड करेंगे। तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र की धरती पर, जी हां, ऑस्ट्रेलिया से बिल्कुल दूर हम महाराष्ट्र की धरती की बात करें तो यहां जीत के बाद अभी महाराष्ट्र के कप्तान यानी महाराष्ट्र के सीएम की कमान किसे जानी है, इस पर मंथन हो रहा है। तो इन दो अहम खबरों, जो कह सकते हैं कि न्यूज़ ऑफ द डे हैं, इन पर चर्चा हम करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक ऐसी जीत की जो कि खास है। पर्थ के मैदान पर अपने पुराने प्रतिद्वंदी और भारत ऑस्ट्रेलिया की राइवलरी में भारत की महाजीत बहुत कुछ बयां करती है। कई रिकॉर्ड बने तो चुनौतीपूर्ण मैच में भारत की गेंदबाजी के आगे कंगारू पस्त नजर आए और सबसे अहम जसप्रीत बुमराह की कप्तानी में जीत हासिल हुई है। ऑस्ट्रेलियाई सरजमीन पर भारत की विजय ने टेस्ट क्रिकेट की दुनिया के चार्म को फिर से जिंदा कर दिया है। जी हां, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले टेस्ट मैच में 295 रनों से करारी शिकस्त दी। 5 मैचों की जो टेस्ट सीरीज है उसमें 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। दूसरा मुकाबला 6 दिसंबर से एडिलेड के मैदान पर खेला जाएगा। पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में ये ऑस्ट्रेलिया की पहली हार है। इससे पहले खेले 4 मैच में सभी के सभी ऑस्ट्रेलिया ने जीते थे। ये ऑस्ट्रेलिया में भारत की अब तक की सबसे बड़ी टेस्ट जीत है। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज की तूफानी गेंदबाजी के दम पर भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पर्थ में खेले गए पहले टेस्ट मैच में धूल चटा दी। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में बुमराह और मोहम्मद सिराज ने 3-3 विकेट लिए। वहीं बुमराह को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने पहली पारी में 5 विकेट झटके थे। जाहिर सी बात है, ऐसी घातक गेंदबाजी के आगे, वो भी ऐसी ऑस्ट्रेलियाई मजबूत टीम, और ये विजय बहुत मायने रखती है। एक ऐसी टीम के लिए जहां पर अब जो है वो, जो कह सकते हैं नई पीढ़ी को कमान देने की बात की जा रही है, नई पीढ़ी पर जो भरोसा जताया जा रहा है, उसको कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी जो कह सकते हैं एक मुहर लगती हुई नजर आती है। और यही वजह है कि लीड फ्रॉम द फ्रंट, जी हाँ, एक कप्तान की जो जिम्मेदारी होती है कि वो आगे से एक नज़ीर पेश करता है, और जसप्रीत बुमराह ने भी यही किया। क्या कमाल की गेंदबाजी की, और इस गेंदबाजी के दम पर आज ऑस्ट्रेलिया में भारत की इस महाजीत को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस चर्चा में हमारे साथ आज खास मेहमान भी जुड़ेंगे, और इन सब के बीच में ज़रा देखते हैं कि आखिर क्या कुछ रिएक्शन सामने आए। टीम इंडिया की जीत पर पूर्व खिलाड़ी मदन लाल और विराट के कोच राजकुमार शर्मा का क्या कहना है, जरा सबसे पहले वो सुनते हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि हमारा जो बॉलिंग अटैक है ना, वो ही इज बेस्ट इन द वर्ल्ड, यू नो, क्योंकि वी हैव द बेस्ट स्पिनर, वी हैव द बेस्ट फास्ट बॉलर, दैट इज द रीजन वी हैव वन। बट एट द सेम टाइम आई मस्ट अप्रिशिएट जसवाल एंड KL राहुल and Virat Kohli. These three batsmen has done a great job. बहुत अच्छा खेले, क्योंकि especially on that wicket. Even the 4th day there was a lot of bounce, you know, and I think that's the reason they have won. मैं समझता हूँ कि it sets up the series, you know, interesting series. बहुत बड़ी जीत है ये, और बहुत हाइप थी इस सीरीज की। हमेशा ऑस्ट्रेलिया एक बहुत टफ अपोजिशन होता है, और जब हम पहला मैच पर्थ में खेल रहे होते हैं तो एक वो स्ट्रेटजी होती है ऑस्ट्रेलिया की कि हम फास्ट विकेट पे जो टोरिंग टीम है उसको सरप्राइज करेंगे। लेकिन भारत ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन करके ये मैच जीता है, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये आज भारत का। बिल्कुल, बहुत बड़ा अचीवमेंट, और अपने आप में बड़े मायने हैं इस जीत के, क्योंकि जिस तरह से मैच चल रहा था उसमें कुछ भी हो सकता था, लेकिन आज विजय गाथा भारत की।
गौरव गुप्ता सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। गौरव, बहुत बहुत स्वागत। बहुत खुशी हो रही है इस चर्चा में आपको शामिल करते हुए। और जैसे मैंने कहा कि एक मौका होता है जहां पर शायद एक टेस्ट क्रिकेट की जब हम बात करते हैं, और शायद मेरे और आप जैसे लोग उस टेस्ट क्रिकेट के चार्म, और ख़ास तौर पे इन सर्दियों में जो टेस्ट क्रिकेट का चार्म होता है वो भुलाए नहीं भूलता। और इन सब के बीच में बहुत सी यादें हैं, शायद हमारे गिनती कम पड़ जाएगी। हमने साउथ अफ्रीका में सौरव गांगुली का कमबैक भी इसी तरह की टेस्ट में देखा। हमने भारत के प्रदर्शन को विदेशी सरजमीन पर टेस्ट से आंका, और अब वो चार्म जो है वो इस मैच ने शायद लौटा दिया है। मैं तो यही कहूँ, मेरी फर्स्ट फीलिंग तो यही है। आप बताइए इस जीत के मायने क्या है? देखिए, बहुत मीठा अनुभव है और बहुत ही मीठा स्वाद है इस जीत का, क्योंकि इतने हम 150 रन पे आउट हो गए थे फर्स्ट डे। और उसके बाद जिस तरह से हमने कमबैक किया बॉल के साथ में, जसप्रीत बुमराह ने हमारा फाइट बैक लीड किया, और मेरे ख्याल से इस जीत का बहुत बड़ा श्रेय उनको जाता है। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पहले दिन ही मतलब 4 विकेट लेके और पूरा मतलब एकदम परास्त कर दिया था ऑस्ट्रेलिया को। इट वाज अ ब्रिलियंट स्पेल, उन्होंने मतलब बिल्कुल खोल के रख दिया उनके टॉप ऑर्डर को। और उसके बाद हमारा कमबैक चलता रहा। आई मीन क्रेडिट टू यशस्वी एंड केएल राहुल। आई थॉट उनकी जो 77 रन की पारी थी, और पहली दिन में बहुत बढ़िया खेल रहे थे वो। आई थॉट वो उनको थोड़ा उनके खिलाफ थोड़ा सा अन्याय हुआ, क्योंकि वो डिसीजन बहुत 50-50 था, और वो बहुत ही इनकंक्लूसिव एविडेंस पे दिया गया। तो अगर उस तरह से देखें तो मतलब भारत बहुत ही बढ़िया खेला इस मैच में। मैं इसको भारत की टॉप 5 टेस्ट विन्स में से मानूंगा। और जैसा कि आपने कहा, टेस्ट क्रिकेट का चार्म जो है वो बताती है इस तरह की जीत और इस तरह का मैच। और मुझे लगता है भारत में भी हमें इसी तरह के विकेट बनाने चाहिए। हम जो बहुत ज्यादा स्पिनर्स के, फिरकी गेंदबाजों के हिसाब से विकेट बना रहे हैं, वो हमें रोक देना चाहिए। क्योंकि देखिए, अच्छे विकेट पे कमबैक का चांस होता है, और यहाँ हमने देखा कि भारत ने कितनी ब्यूटीफुली कमबैक किया है इस मैच में। और उस तरह का कमबैक जो है वो खेल को रोमांचक बनाता है। और ये पूरी टीम की विक्ट्री थी, पूरी टीम ने कंट्रीब्यूट किया है इस जीत में। अगर आप देखें तो स्टार्टिंग मतलब यशस्वी जायसवाल ने सैकड़ा मारा। अपना पहला मैच खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया में, पहला टेस्ट, आई थिंक बहुत कम लोगों ने ऐसा किया है। बहुत महान बल्लेबाज रहे हैं जिन्होंने अपने भारत की तरफ से इन्होंने अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया में 100 मारा, वो भी पर्थ में। और पर्थ में तो शायद सिर्फ 2-3 लोग इंडियन बैट्समैन नहीं 100 मारा है। सचिन तेंदुलकर हैं, विराट कोहली हैं, और फिर यशस्वी जायसवाल है। और ये ऑप्टस स्टेडियम में भी ऑस्ट्रेलिया की पहली हार है, ये ना भूलिए। तो उस हिसाब से बहुत बड़ी, बहुत हिस्टोरिक विक्ट्री है ये। और मतलब सबका कंट्रीब्यूशन रहा। और अब मैं इसमें गौतम गंभीर जो हमारे कोच हैं, मैं उनका भी कंट्रीब्यूशन कम नहीं मानूंगा। उन्होंने जिस जिस खिलाड़ी को बैक किया, देखिए वो सब चले। और इवन उनका डिसीजन पहले दिन बैटिंग करने का, जो कि काफी क्रिटिसाइज हो रहा था, मुझे भी लगा ये सही नहीं है, वो डिसीजन बराबर साबित हुआ। तो मुझे लगता है क्रेडिट गौतम गंभीर को भी जाना चाहिए। जिस तरह से 0-3 से टीम ने कमबैक किया है। शुभमन गिल इंजर्ड हो गए थे टेस्ट मैच के पहले, रोहित शर्मा अवेलेबल नहीं थे, और जडेजा और अश्विन को बिठा के, और फिर उनके एक्सपीरियंस बॉलर्स को, स्पिनर्स को, और फिर वाशिंगटन सुंदर को खिलाना। वाशिंगटन सुंदर भी अच्छा खेले, उन्होंने 2 विकेट लिया आज। और उसके अलावा नीतीश कुमार रेड्डी, एक यंगस्टर को, ऑलराउंडर को बैक करना, शार्दुल ठाकुर को टूर पे नहीं लेके जाना। नीतीश रेड्डी ने जिस तरह से परफॉर्म किया है, मतलब और विराट कोहली का कमबैक तो ऑफकोर्स इस पूरे मैच का जो यादें हैं वो उसको और मीठा बना देता है। क्योंकि बहुत टाइम से उनके रन नहीं बन रहे थे, बहुत कुछ कहा जा रहा था, 5 साल में 2 ही 100, लेकिन अपना क्लास उन्होंने बता दिया। और जैसा कि उम्मीद थी ऑस्ट्रेलियन विकेट पे वो बढ़िया बैटिंग करते हैं, उन्होंने करके बता दिया। तो ओवरऑल मतलब ये बहुत ही शानदार जीत रही भारत की। और हर खिलाड़ी का इसमें कंट्रीब्यूशन रहा। लेकिन डेफिनेटली मैं यशस्वी जायसवाल का अराइवल और केएल राहुल का कमिंग बैक टू फॉर्म, टू द पॉइंट कि अब रोहित शर्मा भी टीम में आते हैं तो उनको मिडिल ऑर्डर में आपको फिट करना पड़ेगा, ये एक बहुत शानदार बात रही। और ऑफकोर्स जसप्रीत बुमराह, मतलब मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया में इससे अच्छा तेज गेंदबाज टूरिंग पार्टी में शायद पाकिस्तान से वसीम अकरम रहे होंगे, और कुछ और गेंदबाज रहे होंगे। बट जो उन्होंने छाप छोड़ी है ऑस्ट्रेलिया में, और जिस जिस तरह से उनको खेलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इवन मोहम्मद सिराज को इस तरह से बैक किया गया, जबकि वो न्यूजीलैंड के खिलाफ खास फॉर्म में नहीं थे। उनको बुमराह का मेन फास्ट बॉलिंग पार्टनर बनाया गया, और वो भी मूव बहुत बढ़िया रहा। सिराज ने बहुत बढ़िया बॉलिंग करी टेस्ट मैच में, पहले दिन भी बहुत आपने अच्छी कही बॉलिंग करी, 2 एक विकेट चीज अब गौरव मैं समझना चाहता हूं, एक चीज समझना चाहता हूं। आमतौर पर ऑस्ट्रेलिया के लिए हार, जैसा आपने कहा कि इस स्टेडियम में तो ये उनकी पहली हार है, जाहिर सी बात है कि अब अगला मुकाबला तो और दिलचस्प होने वाला है। कि अब नाक का सवाल है ऑस्ट्रेलिया के लिए भी। उनकी सरजमीन पर एक नैरेटिव सेट रहा है जिसको हम जानते हैं, जिसको वक्त वक्त पे ही मतलब एक लंबे लंबे गैप के बाद तोड़ पाया भारत। ऐसे में आने वाले मुकाबले ही नहीं, क्योंकि अब
जितना कुछ बचा है उसके आधार पे WTC का भी पूरा पैरामीटर सेट होगा। जाहिर सी बात है बहुत क्रूशल होने वाले हैं ये 4 मैच। देखिए 4 में से 3 मैच हमको जीतने हैं और जिस तरीके से हमने शुरुआत करी है धमाकेदार 295 रन से हराना कोई मामूली बात नहीं है। तो डेफिनेटली भारत को एक कॉन्फिडेंस होगा कि हम अगले 4 मैचेस में से 3 जीत के और मतलब ये लगता असंभव था जब सीरीज शुरू हुई। मुझे तो लोगों ने यहाँ तक कहा कि भारत तो ये सीरीज कंसीड ही कर देगा 2-3 मैच के बाद में। हम न्यूजीलैंड से 3-0 हार के आए थे अपने घर पे। तो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव ओपिनियन था लोगों का भारतीय टीम के बारे में। लेकिन अब शायद फिर भी इसको ये एक हम शायद इस उम्मीद को नर्चर कर सकते हैं कि शायद फाइनल में हमारी टीम आए WTC फाइनल में, जो कि बिल्कुल न्यूजीलैंड की हार के बाद भी इम्पॉसिबल लग रहा था। एक अभी भी ये सपना बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। ऑस्ट्रेलिया अपने पूरा जोर लगा के कमबैक करेगा और पिंक बॉल टेस्ट मैच, ये ना भूलिए कि लास्ट टाइम जब पिंक बॉल टेस्ट मैच भारत ने खेला था ब्रिस्बेन में, तो एडलेड में ही, तो वहां हम हार गए थे बहुत बुरी तरह, 36 रन पे हम आउट हो गए थे। तो वो एक वो था, लेकिन एक अच्छी चीज ये है कि हम एक प्रैक्टिस मैच खेल रहे हैं पिंक बॉल के साथ में गोइंग इनटू द सेकंड टेस्ट। तो मुझे लगता है कि इंडियन टीम टेस्ट बाय टेस्ट लेगी और डेफिनेटली WTC फाइनल खेलने की जो उम्मीदें हैं वो जाग गई हैं इसके बाद। और ये एक बहुत बड़ा अपसेट होगा अगर ऐसा हो गया, तो मेरे ख्याल से ये स्पोर्टिंग इतिहास का ही एक बहुत बड़ा अपसेट होगा। आसान नहीं है मंजिल, लेकिन डेफिनेटली हमारी जितनी जितनी मुश्किल लग रही थी, अब शायद उतनी मुश्किल भी नहीं। ये मोमेंटम अगर इसी बहुत तरह से आवश्यक बात था भारत के लिए, बड़े लक्ष्यों के लिए और आने वाले उसके क्रिकेटिंग सफर के लिए। वो भी जो कहते हैं टेस्ट क्रिकेट बुनियाद मानी जाती है और क्रिकेटिंग का पूरा जो ताना बाना है इस टेस्ट से बहुत माना जाता है। किसी खिलाड़ी की योग्यता जो है वो बहुत कुछ टेस्ट में उसकी परफॉर्मेंस को लेकर बहुत निर्भर करती है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे गौरव, अच्छी चर्चा रही और हम सभी बहुत उम्मीद के साथ अब आगे के भी मैचों पर भी निगाह रखेंगे और आपसे आगे भी चर्चाएं जारी रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने का। और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार यहाँ तो कप्तानी में जीत गए, लेकिन महाराष्ट्र की धरती पर कप्तान की तलाश है। जी हाँ, CM की कमान किसे मिलेगी, उस पर चर्चा करेंगे ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति को मिली बंपर जीत के बाद अब सभी की निगाहें इस पर हैं कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। महाराष्ट्र में CM फेस को लेकर आज चर्चा हो सकती है। देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार दिल्ली पहुंच सकते हैं। ये तीनों नेता यहां एक निजी कार्यक्रम में शामिल होंगे और उसके बाद मंथन का दौर चलेगा। वैसे मंथन तो चल ही रहा है। JP नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से इन तीनों नेताओं की मुलाकात होनी है। तमाम सुगबुगाहट है इस खबर पर और जो ये पूरा इस वक्त हर तरफ से खींचतान बनी हुई है। और एक जो कहते हैं ना क्वेश्चन, सबसे बड़ा सवाल इस प्रचंड जीत के बाद भी कि आखिर महाराष्ट्र का कप्तान कौन। हिमांशु तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हिमांशु त्रिपाठी साहब हमारे साथ हैं। हिमांशु, सबसे अहम बात यही है कि आखिर महाराष्ट्र की कमान किसे, जितनी प्रचंड जीत उतना ही कॉम्प्लिकेटेड चुनाव है अब ये कि आखिर कौन लीड करेगा। और जाहिर सी बात है हर धड़ा अपनी बात रखेगा। जरा बताएं क्या चल रहा है वहां पे। देखिए, बिल्कुल सही बात कही आपने कि जितनी बड़ी जीत मिली है उतनी ही ज्यादा जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बढ़ गई हैं पार्टी के अंदर, महायुति के अंदर, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनकर उभरी है। सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट रहा है उसका। यदि हम शिंदे शिवसेना की बात करें तो ऑलरेडी एकनाथ शिंदे को उनके तमाम विधायकों ने अपना नेता चुन लिया है। यदि हम अजीत पवार की बात करें तो उनकी तमाम जो विधायकों ने उनको अपना नेता चुन लिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विधायक दल की बैठक अभी तक नहीं हुई है और भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता कौन होगा, इस बात को लेकर अभी तक सिर्फ सुगबुगाहट चल रही है। सूत्रों से तमाम जानकारियां मिल रही हैं कि जो
फडणवीस हैं उनको ही चुना जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि फडणवीस को यदि भारतीय जनता पार्टी का नेता चुन भी लिया जाएगा तो मुख्यमंत्री कौन होगा। और पिछले 2 दिन से लगातार 3 दिनों से बैठकों का दौर जारी है। दिल्ली की यदि हम बात करें तो दिल्ली में भी लगातार बैठकें चल रही थी, महाराष्ट्र में लगातार बैठकें चल रही थी। आज जो जानकारी मिल रही है वो यही मिल रही है, क्योंकि पहले कल जो जानकारी मिली थी कि कल ही देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार दिल्ली आने वाले थे, लेकिन वो नहीं आए। आज चूंकि एक निजी शादी का कार्यक्रम है, ओम बिरला है, उनकी बेटी का रिसेप्शन है, उसमें तमाम जो बड़े लीडर्स हैं पूरे देश भर के वो आएंगे। तो निश्चित तौर पर ये तीनों लीडर्स भी महाराष्ट्र से आएंगे। और देर रात, मतलब आज की जो रात है वो महाराष्ट्र के भविष्य को तय करने वाली रात होगी, क्योंकि आज ही की रात में ये तय किया जाएगा कि महायुति का नेता कौन होगा। अब सबसे बड़ी बात यह है जो हमें जानकारी मिल रही है सूत्रों द्वारा कि भारतीय जनता पार्टी के सामने कुछ विडंबनाएं खड़ी हो गई हैं। यदि वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नेता चुनते हैं, मुख्यमंत्री चुनते हैं, तो कहीं ना कहीं जो पहले एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे, मराठी चेहरा थे, तो मराठा जो वोट बैंक है, कहीं ना कहीं मराठी वोट बैंक को एक ठेस लग सकती है, उसका भी उन्हें ध्यान रखना पड़ेगा। यदि वो देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री नहीं चुनते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर है, जो कार्यकर्ता है, वो कहीं ना कहीं उनके अंदर निराशा हो सकती है। और जो महायुति है उसमें सामंजस्य बनाना सबसे बड़ी बात है। हालांकि सबसे बड़े भाई की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी है, तो आज देर रात जब गृह मंत्री अमित शाह के साथ में ये तीनों नेता बहुत मिलेंगे, पेचीदा है, जितनी प्रचंड जीत उतना ही पेचीदा ये मामला हो गया है। शुक्रिया करेंगे हिमांशु इस अहम अपडेट के लिए। और अब जरा अपने एक्सपर्ट के पास चलते हैं। हमारे साथ अनुज अग्रवाल साहब जुड़े हुए हैं, जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट। अनुज, क्या ये दबाव बीजेपी पर अभी ज्यादा है आपको लगता है, या आपको लगता है कि नहीं, बीजेपी ने कहीं ना कहीं चुनाव पूर्व ही इसकी एक रणनीति बना रखी थी और आज शायद उस पर एक आम राय बनेगी? जी हाँ, मुझे बिल्कुल लगता है कि सब कुछ बीजेपी के ने जो पत्ते खेले हैं और जो उसको पता है कि कब क्या क्या पासा उसको फेंकना है, सब कुछ डिसाइडेड है। और मुझे नहीं लगता कि अब इसमें कोई गुंजाइश बची है कि किसी और दल का नेता मुख्यमंत्री बनेगा। निश्चित रूप से बीजेपी का ही चेहरा जो है मुख्यमंत्री बनने वाला है। एकनाथ शिंदे या शिवसेना जो भी कुछ कर रहे हैं वो सिर्फ एक बार्गेनिंग हो रही है कि हमें उप मुख्यमंत्री पद का भी मिल जाए और केंद्र में भी मंत्री पद मिल जाए 1-2 लोगों को। तो ये मुझे लगता है उससे बड़ी बार्गेनिंग नहीं कर सकते, क्योंकि एकनाथ शिंदे को इतनी खराब परिस्थितियों में जब बीजेपी ने सीएम बनाया था और अपने सीएम को डिप्टी सीएम बना दिया, तो इतना बड़ा बलिदान एक तरीके से दिया था, एक अपमानजनक भी लगता है कई बार लोगों को। और उसके बाद भी देवेंद्र फडणवीस ने उसको स्वीकार ही किया। और ये सबको मालूम है कि महाराष्ट्र में डिफैक्टो सीएम फडणवीस ही रहे और बहुत सारी डिसीजन मेकिंग में उनका ही रोल बहुत ज्यादा चला है। और जितनी बड़ा ओरा बीजेपी और भाजपा सरकार का है और केंद्र सरकार का है, उसके आगे शिवसेना का अगर देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं भाजपा की सपोर्ट पर, केंद्र सरकार की सपोर्ट पर बहुत ज्यादा टिकी है। और सबसे अच्छी बात है कि कॉर्डियलिटी बहुत अच्छी है एकनाथ शिंदे की अमित शाह जी से भी, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री मोदी से भी। तो थोड़ा बहुत मान मुनव्वल और थोड़ा लेन देन के बाद कहीं ना कहीं चीजें सेटल हो जाएंगी। अहम बात आपने कही, लेकिन अनुज जी, आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा जो रसाकशी है, जो सबसे 2 चेहरों की जो ये सबसे ज्यादा जिनका नाम है, आपको लगता है कि इनमें किसका पलड़ा फिलहाल भारी आपको लगता है? मतलब आप लोग के बीच में जो चर्चाएं हो रही हैं, आपको क्या लगता है? क्योंकि देवेंद्र फडणवीस की मां सीधे कह रही हैं सीएम तो उनका बेटा ही बनेगा। हालांकि इस बार शिंदे का जो बयान है, बड़ा संतुलित बयान वो दे रहे हैं, वो बार बार पार्टी और एक राय की बात कर रहे हैं। देखिए, शिंदे जी अपनी तरफ से जो कर सकते हैं कर ही रहे हैं, लेकिन बीजेपी में बहुत सारी चीजें हैं। अगर देवेंद्र फडणवीस सीएम नहीं बनते तो हो सकता है कि वो बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए। तो ऐसे में कोई और बड़ा चेहरा महाराष्ट्र में आ सकता है बीजेपी की तरफ से। अदरवाइज संभावना यही है कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सीएम बनेंगे। तो ये इसलिए देवेंद्र फडणवीस का तो फ्यूचर बहुत ही अच्छा है, चाहे वो प्रदेश में रह के काम करें या पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में काम करें। तो अब ये दूसरी लेवल पे ये निश्चित है कि सरकार जिसकी बनेगी उसमें सीएम बीजेपी का रहेगा, 2 डिप्टी सीएम बनेंगे, एक ठीक है। मेरे पास समय कम है, एक और सवाल के साथ आता हूं। क्या लगता है आपको कि अक्सर बीजेपी कुछ सरप्राइज कर देती है? तो बहुत से नाम, विनोद तावड़े का भी कुछ दिनों से नाम चल रहा है, क्या आपको लगता है ऐसे सरप्राइजेस भी आ सकते हैं?
फिर तीसरा नया नाम आएगा। अगर सरप्राइज आता है ना, तो मोदी जी की जो आदत है वो बिल्कुल नया नाम आता है फिर। तो हमेशा, अच्छा ये बीजेपी शासित राज्यों में हो गया कि एक सीएम और 2 डिप्टी सीएम वाला एक आता है, तो काफी जो कास्ट इक्वेशन भी कवर अप हो जाती है। और दूसरा, एक नए चेहरे को आगे बढ़ाया जाता है, तो वो भी चीज हो सकती है। बिल्कुल अट्रेंडम कोई नया नाम आ सकता है, इस संभावना से कोई इनकार नहीं कर सकता। अगर नया नाम कोई आएगा तो देवेंद्र फडणवीस का नाम फिर निश्चित रूप से पार्टी अध्यक्ष के रूप में आगे बढ़ जाएगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी ही दिलचस्प चर्चा रही। अब उम्मीद करते हैं कि जल्द जो है वो नाम सतह पर आए, तब पता चले कि आखिर महाराष्ट्र का नया कप्तान, नई कमान जो मिलने वाली है वो किसे है। शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए और इस बेहतरीन विश्लेषण के लिए। चलिए जाते जाते ज़रा बाजार को देख लेते हैं। मेरे सहयोगी अंश भीलवाड़ से जानते हैं कि आज दिन भर एक्शन कैसा रहा बाजार पे। जी अंश। तो बाजार में अच्छी खरीदारी होती हुई नजर आई। हम देख रहे हैं कि मार्केट कैप एडिशन ऑलमोस्ट 6-7 लाख करोड़ का होता हुआ नजर आया, तो काफ़ी बुलिश सेशन रहा है। निफ्टी का दूसरा सेशन था लगातार खरीदारी का, तो मिड कैप और स्मॉल कैप का भी दूसरा सेशन था लगातार खरीदारी का। अगर हम सेक्टोरल इंडिसेस की बात करें तो ऑलमोस्ट सारे ही सेक्टोरल इंडिसेस हमें हरे निशान में नजर आते हैं। निफ्टी पीएसयू बैंक टॉप सेक्टोरल गेनर के तौर पे नजर आता है, जो कि करीबन 4% की तेजी के साथ बंद होता हुआ नजर आया। साथ ही साथ पीएसयू बैंक इंडेक्स का आज का जो गेन था वो पिछले 5 महीनों का सबसे बड़ा गेन भी था। अगर इस इंडेक्स को चार्ट पे भी देखा जाए तो 20 और 50 डीएमए को अच्छे से पार करता हुआ भी नजर आया है। इसके साथ साथ दूसरे इंडिसेस की बात करें तो निफ्टी बैंक का भी दूसरा सेशन था लगातार खरीदारी का। 2 सेशन पहले ही हमने बताया था कि निफ्टी बैंक 200 डीएमए के पास में है, यहाँ पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट नजर आ सकता है, क्योंकि हिस्टोरिकली इंडेक्स ने काफ़ी अच्छा बाउंस दिया है और हम देख रहे हैं कि वहाँ से इंडेक्स ने काफ़ी अच्छा अपमूव दे चुका है ऑलरेडी। इसके साथ साथ निफ्टी एनर्जी और निफ्टी मेटल और निफ्टी फार्मा इंडेक्स का दूसरा सेशन था लगातार खरीदारी का। निफ्टी ऑटो इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स ने 200 डीएमए के थोड़ा ऊपर जाता हुआ नजर आया, तो यहाँ पे भी एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ नजर आता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी पॉजिटिव मार्केट रहा है। शुक्रिया अंश। बढ़ते हैं आगे। अदानी पर लगे आरोपों पर जीक्यूजी ने क्या कहा, इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी अनुराग जोशी। जी अनुराग। अमेरिकी फंड जीक्यूजी ने आज एक वक्तव्य, एक क्लाइंट मेमो जारी किया है, जिसके ज़रिए उसने ये खुलासा किया है कि जो जीक्यूजी की अदानी ग्रुप में जो एक्सपोजर है वे एक प्रबंधित स्तर, जिसे मैनेजेबल लेवल है, और उस पर टिकी हुई है। और जो भी वॉलेटिलिटी हम देख रहे हैं अदानी के स्टॉक्स में, उसका इस एक्सपोजर पे कोई असर नहीं होगा। जीक्यूजी ने ये बोला है कि उसका जो नवंबर 21 को एक्सपोजर था वह $8.1 बिलियन था, जो कि करीब 5% के करीब जो उसका टोटल एसेट्स है उसकी वो आका जा रहा है। उसने कहा है कि अदानी और जो SEC का जो अभी ये आया है, इंडाइटमेंट आया है, और उससे पहले हिंडनबर्ग के जो ये इल्ज़ाम थे, इनका आपस में कुछ लेन देन और इसमें कुछ संबंध बिल्कुल नहीं है। और अदानी ग्रीन के अलावा दूसरे अदानी ग्रुप पे इसका कुछ असर नहीं है। और अदानी जो ज़्यादातर अदानी कंपनियां हैं वह भी मार्केट से पैसा उठा सकती हैं, उसमें कुछ उन्हें ज़्यादा मुश्किल का कोई ज़्यादा सामना करना नहीं पड़ेगा। और पिछले कुछ दिनों में जो मार्केट में जो अस्थिरता है वह अदानी ग्रुप शेयर्स में, वो जो उनके पोर्टफोलियो है जीक्यूजी, उसमें कुछ ज़्यादा असर इसका नहीं पड़ने वाला है। शुक्रिया करेंगे अनुराग आपका इस अहम जानकारी के लिए। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।